नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं। पहले बात छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस के महाधिवेशन की। 3 दिन तक चलने वाले इस अधिवेशन को 2024 से पहले बहुत अहम माना जा रहा है। बीजेपी से मुकाबला हो या फिर विपक्षी एकता के लिए क्षेत्रीय दलों का भरोसा जीतने के लिए क्या क्या कदम उठाना जरूरी समझती है कांग्रेस पार्टी, देखना दिलचस्प रहेगा। साथ ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भारत जोड़ो के बाद ऊर्जा की दशा और दिशा के लिए भी ये मंथन अहम यहाँ पर मंथन हो सकता है। बहरहाल ये फैसला लिया गया है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी का चुनाव नहीं होगा। कांग्रेस अध्यक्ष CWC सदस्यों को नॉमिनेट करेंगे। इस बीच राहुल गांधी भी रायपुर पहुंच गए हैं। परसों महाधिवेशन को संबोधित करेंगे। कल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और वो भाषण देंगे और उसके बाद सोनिया गांधी संबोधित करेंगे। आइए सुनते हैं कि जयराम रमेश ने क्या बोला है। यहाँ पर करीब 45 सदस्य स्टीयरिंग कमेटी के मौजूद थे। कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं था। मैंने कुछ न्यूज़ देखे हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रहा है। ये कहां से खबर छपती है मुझे पता नहीं चलता। 45 सदस्य बैठे थे, बातचीत हुई आमने सामने, कोई जूम पर नहीं था और जो सदस्य मौजूद थे उन्होंने अपनी राय रखी और मैंने विस्तार से आपको बताया है। मौजूदा राजनीतिक चुनौतियों पर बात हुई, कांग्रेस की भूमिका पर बात हुई, जो हमारे पार्टी के संशोधन में महत्वपूर्ण, पार्टी के संविधान में महत्वपूर्ण संशोधन हम ला रहे हैं, उस पर बातचीत हुई और इन सब को मद्देनजर रखते हुए सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया। कल 10:30 बजे कांग्रेस अध्यक्ष का भाषण होगा। 11:15 या 11:30 बजे पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी संबोधित करेंगी प्लीनरी को और परसों 10:30 बजे, लगभग 10:30 बजे राहुल गांधी जी प्लीनरी को संबोधित करेंगे। तो आइए अब सीधे आपको लिए चलते हैं रायपुर। जीतू पटवारी कांग्रेस के नेता वहां पर मौजूद हैं। जीतू जी, धन्यवाद समय देने के लिए, NDTV इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। बहुत अहम है जो ये महाधिवेशन होने वाला है। कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं में कैसे जोश भरेगी, बहुत अहम है। किस तरह से 2024 से के लिए किस तरह से अपनी दशा दिशा तय करेगी, बहुत अहम है। तो क्या लग रहा है आपको, आप भी वहां पर पहुंचे हुए हैं, क्या उम्मीद है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, लोगों को अपनी इस पार्टी से? नहीं, बात बहुत महत्वपूर्ण है। जब ये 85वां राष्ट्रीय अधिवेशन कांग्रेस पार्टी का हो रहा है तो पूरे देश की निगाह है कि कांग्रेस पार्टी के निर्णय देश की राजनीति, देश की आने वाले भविष्य, देश जिस तरीके की महंगाई की मार है, जिस तरीके की बेरोजगारी का देश है और जिस तरीके से देश में नफरत, घृणा और भाईचारे की कमी आई है, जो इस देश की गंगा जमुना तहजीब थी, जो इसकी ताकत है, जो विश्व को इसको अलग देशों में गिनती करवाती, जो इसकी विशेषता बताती पूरी दुनिया को, वो है कि इस देश में अलग अलग धर्म है, अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग संप्रदाय। जीतू जी, अगर आप कांग्रेस पार्टी के बारे में बताएं, खाना पीना सब बदल जाता है। कांग्रेस पार्टी के बारे में बताएं कि कांग्रेस किस तरह से आगे बढ़ना चाह रही है। आपकी आवाज भी थोड़ा सा कट कट कर आ रही है, इसलिए जी निधि, मैं वही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, दर्शकों को भी ये बताने की, देशवासियों को भी कोशिश कर रहा हूं कि ऐसे देश की जो इसकी विशेषता और विविधता को देखते हुए कांग्रेस का ये अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण है। और जो देश की राजनीतिक सिचुएशन है उसमें कांग्रेस पार्टी के जो आने वाले समय के लिए अपना दशा और दिशा बताना, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है। और मैं मानता हूं जयराम रमेश जी का भी आपने पूरा वक्तव्य बताया, उसमें बहुत सी चीज़ें स्पष्ट हुई है कि हमने सर्वसम्मति से निर्णय हुई है, कोई संविधान संशोधन की बात हुई, राष्ट्रीय कार्यकारिणी CWC के इलेक्शन को लेकर जो स्पष्टता दिखी है वो हुई है। फिर जैसा जो हमारा अधिवेशन हुआ था जयपुर राजस्थान में, उसमें जो प्रोसेस हुआ उसको कैसे हम इम्प्लीमेंट करें और आगे बढ़ें, उसको लेके बातें हुई है। मैं मानता हूं कि ये सब बातें कांग्रेस पार्टी को स्ट्रेंथन करेगी, कार्यकर्ताओं में जोश भरेगी,
कांग्रेस पार्टी की नीड और कांग्रेस पार्टी की ज़रूरतों के हिसाब से उसको ढालेगी। और मैं मानता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण यहाँ के कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करेगी इस बात के लिए कि देश को अगर बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी से निजात दिलानी होगी। तो ये सब बातें इस अधिवेशन से देश को आने वाले 10-20 साल की राजनीति की दशा और दिशा तय होगी। अब जीतू पटवारी, एक ये अहम सवाल ये भी है कि विपक्षी एकता को लेकर खड़गे जी का तो बयान आ गया कि अगर हम सरकार अगुवाई में सरकार बनेगी, कांग्रेस अगुवाई करेगी, लेकिन बहुत क्षेत्रीय दल इससे नाखुश हैं। वो कहते हैं बहुत जल्दबाजी कर रही है कांग्रेस, अहंकार है कांग्रेस में। उस पर भी आप लोग विचार मंथन करेंगे, आपकी क्या राय? निधि, जब ये बात आती है सामने निधि जी कि सबको एकजुट होकर इस भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से, नरेंद्र मोदी जी की गलत नीतियों से देश को बचाना है, तो स्वाभाविक एक प्रक्रिया है कि कांग्रेस पार्टी पूरे देश के किसी भी गांव, किसी भी कस्बे में दो बातें एक जैसी मिलेगी। मस्जिद मिल सकता है, पर कांग्रेस पार्टी का एक चिन्ह, एक कार्यकर्ता, एक परिवार, या वहां कई परिवार हर देश के हर गांव में है। तो मैं मानता हूं कि जब हम पूरे देश में हैं तो हो सकता है किसी राज्य में किसी की अपनी नीड हो सकती है, अलग अलग पार्टियों की, पर कांग्रेस पार्टी लीड करेगी और उसके साथ मिलके सब चलेंगे। तो स्वाभाविक प्रक्रिया है कि सबको साथ लेना कांग्रेस का दायित्व भी है और सबको साथ आना, जो बीजेपी को पसंद नहीं करता, उसकी नीतियों को पसंद नहीं करता, जो देश बनाना चाहता है, तो थोड़ा थोड़ा सेक्रीफाइस करेगा। तो मैं मानता हूं जिसने ऐसा कहा कि विपक्ष कुछ ऐसा है जो नाखुश है, उसकी अपनी कोई नीड हो सकती है, पर अल्टीमेटली कई विपक्ष के, कांग्रेस के अलावा ऐसे भी दल है जो ये चाहते हैं कि कांग्रेस लीड करे। चलिए, आप कह रहे हैं कि सबको थोड़ा थोड़ा सैक्रिफाइस करना होगा, क्योंकि कांग्रेस ने जब भारत जोड़ो, आखिरी सवाल है मेरा, समापन किया था जम्मू कश्मीर में, तो न्योता तो 20 दलों को गया था, लेकिन करीब 9 के करीब ही आ पाए थे। तो कांग्रेस को इस पर गौर करना होगा। मैं पर्टिकुलर उस आपने जो सवाल किया उसको लेके आपको केवल इतना ही याद दिलाना चाहूँगा कि उस दिन 2 दिन लगातार बर्फ गिरी थी, कोई प्लेन, कोई चार्टर, कोई और संसाधन जम्मू कश्मीर खासकर श्रीनगर आने के लिए परिस्थितियां नहीं थी। एक कारण ये भी था और दूसरा कई और भी बात हो सकती है, पर अल्टीमेटली कांग्रेस पार्टी देश में एक नया विचार के साथ देश बनाना चाहती है। तो जो भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के अगेंस्ट लोग हैं, उनको एकजुट होना पड़ेगा, होना चाहिए। तो अगर खड़गे जी ने जो बात कही कि कांग्रेस की अगुवाई में हम ऐसा करेंगे, तो एक नेचुरल, स्वाभाविक और इस भारत की राजनीति का सत्य है। तो मैं मानता हूं कि जो लोग ऐसा सोचते हैं वो सब साथ आएंगे, जो दल ऐसा सोचते हैं वो साथ आएंगे, जो देश का एक बहुत बड़ा समुदाय जो 70% से ज्यादा ऐसा सोचता है वो इस पूरे विचार के साथ आएगा। ठीक है जीतू जी, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बहरहाल एक बहुत अहम मोड़ है कांग्रेस के लिए कि किस तरह से वो अपने कार्यकर्ताओं को ऊर्जान्वित करती है और किस तरह से विपक्ष में अपना भरोसा बढ़ाती है। हमारे सहयोगी मनोरंजन भारती रायपुर में मौजूद हैं, आइए सुनते हैं उनका क्या आंकलन है। कोalition कांग्रेस भले लीड करना चाहती है, कांग्रेस कह भी रही है, बाकी पॉलिटिकल पार्टी भी जिसके साथ कांग्रेस अलग अलग राज्यों में गठबंधन की सरकारें चला रही हैं, उनका भी कहना है कि कांग्रेस के साथ एक गठबंधन विपक्ष का बन सकता है। लेकिन क्या वो पैन इंडियन गठबंधन होगा? कांग्रेस को यह तय करना है कि वेस्ट बंगाल में वो लेफ्ट के साथ जाती है तो ममता बनर्जी क्या गठबंधन का हिस्सा होंगे? क्या जो इस साल के अंत में जो तेलंगाना में चुनाव है वहाँ टीआरएस के खिलाफ कांग्रेस लड़ेगी, तो अगले साल जो लोकसभा का चुनाव होगा 2024 में वहाँ पे टीआरएस के साथ उनके या बीआरएस जो भी कहें उनके संबंध कैसे होंगे? तो ये जो कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उस पर एक आप कह सकते हैं क्लैरिटी की उम्मीद की जानी चाहिए इस अधिवेशन में, जब राजनीतिक प्रस्ताव पारित होगा कि कांग्रेस आखिर लीड करेगी। और उससे भी बड़ा सवाल है कि क्या कांग्रेस अपने आप को इतना मजबूत कर पाएगी, कुछ ऐसा यहाँ से ऐसा प्रोग्राम चॉकआउट करेगी कि उस स्थिति में हो कि वो कोalition को लीड कर सके और उसके लीडरशिप को सभी पार्टियां मान सके। क्योंकि नेता का सवाल सबसे बड़ा है, खड़गे होंगे नेता या राहुल गांधी होंगे नेता, इस पे भी एक आप कहते हैं साइलेंस है कांग्रेस के तरफ से। अलग अलग नेता से बात करेंगे तो आपको अलग अलग उत्तर मिलेगा।
बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मनोरंजन भारती आपका। और आइए आगे बढ़ते हैं, बात हम दिल्ली की करते हैं। एमसीडी में स्टैंडिंग कमेटी के लिए वोटों की गिनती फिर से होगी। बीजेपी की लगातार आपत्ति पर मेयर का ऐलान हुआ है ये, लेकिन बीजेपी दोबारा गिनती को तैयार नहीं है। दरअसल एक वोट को लेकर बना है ये गतिरोध और इस वोट को अवैध घोषित करने को लेकर सदन में बवाल हो गया। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षद टेबल पर चढ़ गए। बीजेपी का नारा है मेयर मैडम होश में आओ। इस बीच आम आदमी पार्टी ने चुनाव में क्रॉस वोटिंग का दावा किया। आपके विधायक सौरभ भारद्वाज का दावा है कि उन्होंने बीजेपी के 5 पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग की है। सौरभ भारद्वाज के मुताबिक आपके 133 पार्षद हैं, जबकि उसे 138 वोट मिले हैं। आज कुल 250 पार्षदों में से 242 पार्षदों ने वोटिंग की। कांग्रेस के 9 में से 8 पार्षदों ने वोट नहीं किया, यानी एक कांग्रेस पार्षद ने वोटिंग में हिस्सा लिया। तो ये बहुत अपने आप में अहम हो जाता है कि यहाँ पे किस तरह से परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण बनी हुई हैं। आइए सुन लेते हैं सौरभ भारद्वाज का क्या कहना है। हरीश खुराना बीजेपी का नेता है, उनका क्या कहना है। एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी की जो गिनती चल रही है उसमें आम आदमी पार्टी को 138 वोट मिले हैं और भारतीय जनता पार्टी को कम वोट मिले हैं। ये बात आप सबको ध्यान में होगी कि आम आदमी पार्टी के 134 पार्षद जीत के आए थे, जिसमें एक पार्षद पवन शेरावत आज सुबह भारतीय जनता पार्टी में चले गए, यानी कि आम आदमी पार्टी के पास 133 वोट होने चाहिए थे। मगर गिनतियों से यह पता चल रहा है कि आम आदमी पार्टी के पक्ष में 138 वोट आए हैं, यानी कि क्योंकि इस हाउस में कांग्रेस पार्टी नहीं है, उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। ऐसे कई पार्षद हैं जो भारतीय जनता पार्टी से जीते, भारतीय जनता पार्टी में हैं, मगर उन्होंने आम आदमी पार्टी को वोट दिया। ये अरविंद केजरीवाल की राजनीति की एक बड़ी जीत है। टेक्निकल टीम जो इलेक्शन कमीशन से आई है वो लिख के दे रही है कि 3 आम आदमी पार्टी के और 3 भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जीतते हैं, और आप कह रहे हो कि हम उसको नहीं मानेंगे और एक वोट आप इनवैलिड कर रहे हैं। यानी कि आप 2 बीजेपी के और 4 आम आदमी पार्टी की जितवाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहाँ की गुंडागर्दी है? मेयर का काम सिर्फ इतना होता है, पीडब्ल्यूडी अधिकारी का जो टेक्निकल टीम लिख के दे रही है उसको अनाउंस करने का। आपके पास क्या अधिकार रिकाउंटिंग कराने का? क्यों रिकाउंटिंग होगी ये बताइए ना, किस लिए? सवाल इस चीज का है, क्यों? मेरा आरोप है कि जो पीडब्ल्यूडी अधिकारी हैं अरविंद केजरीवाल के इशारे पे ये बदमाशी कर रही है, गुंडागर्दी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है। मेयर के पास अधिकार सिर्फ उसको अनाउंस करने का है। मेयर के पास जजमेंट का अधिकार भी नहीं है कि क्या जजमेंट है। आप उसको अपने गुंडागर्दी तरीके से उसको इनवैलिड कर रहे हैं। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शरद शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। शरद, सुबह हमने देखा किस तरह से आम आदमी पार्टी का एक विधायक इधर चला जाता है, अब क्रॉस वोटिंग होकर बीजेपी के लोग इधर आ जाते हैं। क्या हो रहा है इस समय, जरा दर्शकों को बता दीजिए। निधि जी, पहले तो सीधे तस्वीरें दिखा दूं। बस हंगामा ही चल रहा है अब तो। कभी बीजेपी वाले शोर मचाना शुरू करते हैं, नारेबाजी शुरू करते हैं, तो कभी आम आदमी पार्टी वाले उसका जवाब देते हैं। अभी जो है नारेबाजी चल रही है, दोनों तरफ से ही नारेबाजी चल रही है। और मैं मेयर की तरफ दिखाऊं तो देखिए जरा, मेयर जो है लगातार कुछ पेपर्स पे साइन कर रही हैं। हमने समझने की कोशिश करी कि क्या ये हो क्या रहा होगा, तो समझा ये जा रहा है कि संभव है कि जितने भी वोट हुए हैं उस पर जो मेयर हैं वो सिग्नेचर अपने कर रही हैं, ताकि कल को जब मामला कोर्ट में जाए तो वोट जो है वो बदले ना जाएं और हर वोट पर उनका जब साइन होगा तो ये तस्दीक होगी कि हाँ ये वही वोट है, ऐसा समझा जा रहा है। अभी किसी ने कहा नहीं है। लेकिन उससे पहले मामला ये है, जैसे कल और परसों मामला केवल एक मोबाइल फोन को लेकर अटक गया था और खींचतान हो गई थी, मारपीट हो गई थी, बोतलें खींच खींच के मारी थी पार्षदों ने एक दूसरे को। आज एक वोट को लेकर मामला फंस गया है। बीजेपी ये कह रही है, हुआ ये कि सबसे पहले मेयर ने घोषणा करी कि ये एक वोट को वो अवैध घोषित कर रही हैं, तो इस पर बीजेपी ने आपत्ति करी कि ये आप गलत कर रही हैं, ये अवैध घोषित नहीं कर सकते। आम आदमी पार्टी जो है वो बीजेपी का जवाब दे रही है कि जो मेयर कर रही हैं वो ठीक कर रही हैं। जाहिर सी बात है, मेयर आम आदमी पार्टी की है तो आम आदमी पार्टी यही करेगी। वोट जो है ये जो कैंसिल हुआ है, जो अवैध घोषित हुआ है, ये बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं, कैंडिडेट नंबर 3 पंकज लूथरा, ये वोट उनको मिला है। तो अगर ये रद्द होता है तो उनके चुनाव पर
फर्क पड़ सकता है। हालांकि बीजेपी दावा कर रही है कि नहीं, उनको विजयी घोषित कर दिया गया है। तो फिर इस समय अभी हम ये सवाल सोच रहे हैं कि अगर वो विजयी घोषित हो गए हैं इस वोट के अवैध होने के बावजूद भी, तो फिर इतना हंगामा तो होने का कोई मतलब ही नहीं। मैं आपको बताऊं निधि कि जब डिप्टी मेयर का चुनाव हुआ था तो उसमें 2 वोट अवैध घोषित कर दिए गए थे और यह समझा गया था कि आम आदमी पार्टी के ये 2 वोट थे, क्योंकि आम आदमी पार्टी की संख्या घटकर 147 पर आ गई थी, जबकि उनकी 150 की संख्या के करीब होनी चाहिए थी। तो अगर ये 1 वोट से बीजेपी का कैंडिडेट हार रहा है, संभव है कि तभी इतना हंगामा जो है या इतने बड़े स्केल पर बीजेपी इसको ले गई है। मेयर ने यह भी पेशकश करी कि चलिए आपको तसल्ली नहीं हो रही है तो रिकाउंटिंग करा लेते हैं, लेकिन बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं है। अभी देखते हैं कि आगे क्या फैसला होता है। फिलहाल लगातार हंगामा जो हमने परसों देखा था, बिल्कुल उसी तरह का हंगामा जो है अभी हो रहा है, बस मारपीट नहीं हुई है, धक्का मुक्की नहीं हुई है। चलिए, ये राहत है। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जानकारी देने के लिए। शरद शर्मा हमारे सहयोगी बता रहे थे और रवीश रंजन भी हमारे सहयोगी, उनका ये कहना है कि जो बीजेपी है वो कह रही है कि निगम में रिकाउंट को नहीं मानेंगे, चाहे उनको हाई कोर्ट ही क्यों ना जाना पड़े। तो तमाम ये तैयारियां चल रही होंगी वहां पर, लेकिन परिस्थिति आप देख सकते हैं किस तरह से पसोपेश में बनी हुई है वहां पर। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद पंजाब ले चलेंगे। गुट को लेकर किस तरह से चिंताजनक हालात हैं बताएंगे। तो देश की बात अब पंजाब की करते हैं, जहां पर हालात चिंताजनक है। पंजाब में वारिस पंजाब डे के प्रमुख अमृतपाल सिंह के करीबी लवप्रीत तूफान को थोड़ी देर पहले रिहा किया गया। अजनाला कोर्ट के आदेश पर जेल से उसकी रिहाई हुई। लवप्रीत तूफान अमृतसर की जेल में बंद था और उसकी रिहाई के लिए कल अमृतपाल सिंह के सैकड़ों समर्थकों ने बंदूक तलवारों के साथ बवाल कर दिया, साथ ही थाने पर भी हमला कर दिया। एनडीटीवी से बातचीत में पंजाब के एसपी और अजनाला के कानून व्यवस्था प्रभारी हरपाल सिंह रंधावा ने कहा है कि कल जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि कल पुलिस ने कोई एक्शन इसलिए नहीं लिया क्योंकि अमृतपाल सिंह गुरु ग्रंथ साहिब लेकर आए हुए, और अगर कोई एक्शन लिया जाता तो पूरे राज्य में हालात बिगड़ सकते थे। तो आइए अब क्या स्थिति है समझने के लिए ये तस्वीरें आपको बता दें कल की हैं, लेकिन आज क्या स्थिति है। हमारे साथ हमारे सहयोगी तनिष्क पंजाबी मौजूद हैं। तनिष्क, बताइए इस पूरे मामले में अब क्या स्थिति है। जी निधि, स्थिति अभी ऐसी है कि लवप्रीत सिंह जो है वो छूट चुके हैं जेल से और अब वो किसी भी वक्त यहाँ पर आ सकते हैं गोल्डन टेम्पल में प्रेयर्स के लिए। यहाँ पे माथा टेकने के लिए वो कभी भी आ सकते हैं। उनके साथ अमृतपाल सिंह भी होंगे और उनके साथ काफी उनके समर्थक भी होंगे। इस वक्त की स्थिति ये है। बट चिंताजनक बात यह है निधि कि कब ये जो केस हुआ है, इससे आम आदमी पार्टी के ऊपर काफी सवाल उठ रहे हैं। और देखने वाली बात यह है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ, ऐसा हुआ ये कांग्रेस की सरकार में भी हुआ था, ये अकाली दल की भी सरकार में हुआ है, तो ये होते आया है। बट अब और सबसे ज्यादा देखने वाली बात यह है कि ये इन्वेस्टर समिट इस समय चल रहा है पंजाब में और भगवंत मान इन्वेस्टमेंट बुला रहे हैं अपनी स्टेट के अंदर, और उसी वक्त साथ ही साथ लगे हाथ ये एक केस हो रहा है। तो ये पंजाब की क्या छवि एक दिखला रहा है, वो सबसे ज्यादा चिंताजनक बात है। जी तनिष्क, मुझे आपसे सवाल पूछना था कि आप गोल्डन टेम्पल के बाहर हैं, स्वर्ण मंदिर के बाहर खड़े हुए हैं, आप कह रहे हैं कि ये दोनों लोग जाएंगे, अभी अरदास करने के लिए जाएंगे, लेकिन पुलिस बल वहां पे है। कितने लोगों को अनुमति मिलेगी अंदर जाने की? क्या पुलिस ने कुछ कहा है? क्योंकि ये लोग आएंगे तो अपने समर्थकों के साथ आएंगे, तो उस लिहाज से अब ये दृश्य मैं आपको बता दूं, अभी भी जो स्क्रीन पे ये कल के दृश्य हैं। तो आज पुलिस ने क्या इंतजाम किए? अभी देखिए, इस तरीके से तो कुछ अभी बात पुलिस ने कहा नहीं है कि कितने लोगों को अनुमति मिलेगी, कितने लोगों को नहीं मिलेगी। बट हाँ, ये लोग अमृतपाल सिंह और लवप्रीत सिंह दोनों लगभग 7 बजे यहाँ पर आएंगे। हो सकता है उनके कुछ समर्थक उनके साथ हो सकता है कि बहुत ज्यादा लोग नहीं हो, बट पुलिस की तरफ से अभी ये कोई सफाई नहीं है कि कितने लोग को अनुमति मिलेगी या नहीं मिलेगी। जी, आखिरी सवाल, कितने पुलिस बल वहां पे नजर आ रहे हैं आपको? आप वहां पर मौजूद हैं, अगर हमारे दर्शकों को दर्शन भी करा दें, जरा फुल फ्रेम में हम तस्वीरें भी दिखा दें हरविंदर साहब की। जी मैं दर्शकों को जरूर दिखा देता हूं। यहाँ पर मैं टेम्पल के बाहर हूं
देखिए टेम्पल के इस तरफ जहां पर मैं हूं वहां पे तो पुलिस काफी कम है, लेकिन टेम्पल के बाहर जरूर पुलिस थी। पुलिस की तैयारी थी। अब यहाँ पे एक दो पुलिस वाले पुलिस के कर्मचारी भी थे, लेकिन टेम्पल के अंदर बहुत ज्यादा पुलिस की तैनाती नहीं है। मैं अभी टेम्पल के अंदर की तरफ हूँ, ये मेरे पीछे एकदम गेट है टेम्पल का, लेकिन हाँ टेम्पल के बाहर जरूर थी पुलिस। तो अब बात चुनावों की करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नागालैंड और मेघालय के चुनावी प्रचार में थे। शिलोंग में रोड शो के बाद अपनी जनसभा में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर जमकर निशाने साधे हैं। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री। मैं देख रहा था कुछ लोग जिनको देश ने नकार दिया है, जिन्हें देश अब स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, जो निराशा की गर्त में डूब चुके हैं, वो आजकल माला जपते हैं, माला। और वो कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ये निराशा के गर्त में डूबे लोग ये कह रहे हैं, माला जपते जपते कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। लेकिन देश कह रहा है, हिंदुस्तान के आवाज कह रही है, हिंदुस्तान का हर कोना कह रहा है, मोदी तेरा कमल खिलेगा, मोदी तेरा कमल खिलेगा। देश की जनता इस प्रकार की विकृत सोच वाले, विकृत भाषा बोलने वाले लोगों को करारा जवाब देगी, मेघालय और नागालैंड में भी देने वाली। नॉर्थ ईस्ट के लिए, नागालैंड के लिए कांग्रेस उसके पार्टनर्स की पॉलिसी रही है, वोट पाओ और भूल जाओ। कांग्रेस के दिल्ली के नेता नागालैंड की तरफ देखते तक नहीं है। कांग्रेस और इसके सहयोगियों की सरकारों ने अपनी पॉलिटिक्स में नागालैंड की स्टेबिलिटी और नागालैंड की प्रॉस्पेरिटी को कभी भी महत्व नहीं दिया। जम्मू कश्मीर में नया संपत्ति कर लगाया गया है, जिसका सभी पार्टियां एक सुर में विरोध वहां पर कर रही हैं। एक रिपोर्ट। कांग्रेस से अलग हुए नेता गुलाम नबी आजाद की एक बड़ी रैली। मुद्दा है सरकार के जमीन और संपत्ति पर कर लगाने के फैसले का विरोध, जिसे सभी दलों ने जनता विरोधी कदम बताया है। यहाँ तो सांस लेने के लिए वो मुफ्त है, शुक्र है उसका, टैक्स नहीं है। आदमी के हुकूमत के दौर होता वो भी टैक्स लगता, वो ऊपर वाले लिया। जम्मू कश्मीर के लोगों ने वोट दिया, हम उस रोशनी बिल को दोबारा असेंबली में पास करें। बीजेपी ने खुद को संपत्ति कर के फैसले से दूर किया है। नए फैसले के तहत अप्रैल से सभी रिहायशी और व्यावसायिक संपत्ति पर कर लगेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो कोई टैक्स लगाया नहीं। तो मैंने तो कोई टैक्स लगाया नहीं है। मौजूदा सरकार में आप हैं। आपको क्या लगता है कि ये बीजेपी ने टैक्स लगाया? कुछ ही हफ्ते पहले सरकार ने बड़े पैमाने पर होने वाले विरोध के बाद अतिक्रमण विरोधी अभियान पर रोक लगा दी। अभियान के दौरान हजारों लोगों को जमीन से हटा दिया गया, जहां पीढ़ियों से वो लोग रहते और खेती करते आ रहे हैं। संपत्ति करों का विरोध करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बिना नुमाइंदगी के कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में पिछले करीब 5 साल से कोई चुनी हुई सरकार नहीं है। पहले सरकारी जमीनों से कब्जा हटाने पे विवाद, और अब एक नया विवाद यहाँ प्रॉपर्टी टैक्स पर खड़ा हुआ है। प्रशासन का कहना है कि गरीबों और छोटे मकानों पर कोई टैक्स आयद नहीं होगा, लेकिन सारी पॉलिटिकल पार्टी इस बात पे एकजुट है कि यहाँ कोई प्रॉपर्टी टैक्स आयद नहीं होना चाहिए, खास तौर पर उस वक्त जब यहाँ पिछले 5 साल से कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है।
श्रीनगर से नज़ीर मसूदी, NDTV इंडिया के लिए।